नमस्कार मित्रों, मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास में हमने भारतीय संविधान के भाग 1 के संबंध में पढ़ा था, उसी क्रम में आज हम भारतीय संविधान के भाग 2 जिसमें नागरिकता संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक विस्तारित है, उसके संबंध में आज मैं आपसे चर्चा करूँगा। अच्छा, भाग 2 नागरिकता संबंधी प्रावधानों की चर्चा करने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आता है क्षेत्रीय परिषद का, जो अक्सर हमसे पढ़ने में छूट जाता है और आजकल के एग्जामिनर क्षेत्रीय परिषद से प्रश्न उठा रहा है। यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन अभी तक आपकी परीक्षा में बने हैं कि किस क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा होता है? क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इस संबंध में आज हम इस टॉपिक में आपसे हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्षेत्रीय परिषद के विषय में आपसे चर्चा करते हैं। तो क्षेत्रीय परिषद की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की जाती है। अच्छा, अगर इसके गठन की बात की जाए तो क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यहाँ से 2 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारा जवाब राष्ट्रपति होगा। जबकि अगर क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष की बात की जाएगी तो हमेशा उसका अध्यक्ष भारत सरकार का गृह मंत्री होता है। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार का गृह मंत्री। जबकि अगर उसके गठन के संबंधित प्रावधान के विषय में आपसे पूछा जाता है तो उसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अच्छा, इसके संबंध में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जान लें कि आखिर कुल क्षेत्रीय परिषदें हैं कितनी? तो कुल 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं। कुल कितनी हैं? कुल 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं। उसमें सबसे पहले हम उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बात करेंगे, फिर दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद है, फिर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है, फिर आपकी जो है उत्तर पूर्व क्षेत्रीय परिषद है, मध्य क्षेत्रीय परिषद है। इनके संबंध में आपसे हम चर्चा करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन अभी तक बने हैं कि इनके मुख्यालय के बारे में आपसे पूछा गया है। तो इनके मुख्यालय के संबंध में आपसे हम चर्चा करेंगे। कभी-कभी अगर हम बात करें तो करंट अफ़ेयर में जिस भी क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग जहाँ पे होती है, उसके संबंध में भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे उन क्षेत्रीय परिषदों के मुख्यालय से संबंधित चर्चा आपसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की, तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली। आपको याद रखना है कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय दिल्ली में है। अगर उसके बाद हम बात करें दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की, तो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है। उसी क्रम में बात अगर मैं आपसे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की करता हूँ, तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में है, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ हो गया? कोलकाता। उसके बाद अगर बात हम पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की करें, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद जो कि मुंबई में है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। तो इससे आपने एक चीज़ बहुत आसानी से नोटिस की होगी कि जो उत्तरी या पूर्वी या दक्षिणी या पश्चिमी क्षेत्रीय परिषदों की बात की जाए, तो उस क्षेत्र के जो भी जो भी एक बड़े फ़ेमस शहर हैं, उन्हीं में उनका मुख्यालय है। जैसे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि उत्तरी में दिल्ली और पूर्व में आपको पता है कि चूँकि पश्चिम बंगाल पूर्व में है, तो उसकी राजधानी कोलकाता वहाँ का एक फ़ेमस शहर है। दक्षिण की अगर बात की जाए, तो दक्षिण में आपका तमिलनाडु, उसका फ़ेमस शहर है चेन्नई, तो उसमें दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय। इसी तरीके से अगर हम पश्चिम की बात करें, तो पश्चिम में महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र का फ़ेमस शहर है मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। तो जो आपका ये पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है, उसका मुख्यालय मुंबई में है। अच्छा, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जो भी उत्तर प्रदेश की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण है तो मध्य क्षेत्रीय परिषद। क्योंकि मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है और ये तो आप बिल्कुल पहली चीज़ सिर्फ़ 6 हैं, आप आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन इसको आप 100% याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम में निश्चित तौर पे पूछा जा सकता है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? प्रयागराज में। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शिलांग में। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर आपका शिलांग में है। जो 1900 जो ये उत्तर क्षेत्रीय परिषद है, उत्तर पूर्व क्षेत्रीय परिषद है, उत्तर पूर्वी जो क्षेत्रीय परिषद है, उसका गठन 1971 के अधिनियम से किया गया था। 1971 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम से उत्तर पूर्वी परिषद का गठन किया गया, जिसका हेडक्वार्टर शिलांग में है। तो ये क्षेत्रीय परिषद से मेरे हिसाब से जो पॉइंट बन सकते थे, जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको ये तैयार हो जाएगा, तो इसके बाहर क्षेत्रीय परिषद से एग्ज़ामिनर आपसे प्रश्न नहीं पूछ पाएगा। तो इसी क्रम में जो हमारा आज
हमारी क्लास का जो आज केंद्र बिंदु है नागरिकता, उसके संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि नागरिकता के प्रावधानों के संबंध में अगर हम टॉपिक की बात करें तो एक बहुत विस्तृत टॉपिक है। तो आधे पार्ट को आज हम पढ़ लेंगे और जो 1955 का नागरिकता अधिनियम है, 1955 के नागरिकता अधिनियम के विषय में मैंने सिर्फ़ यहाँ 2, 4, 5 पॉइंट लिखे हैं कि आखिर उस 1955 के नागरिकता अधिनियम से कितने तरीके से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, जिसका आंसर 5 है। उन 5 तरीकों को मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन इस नागरिकता अधिनियम के संबंध में कल की क्लास में हम विस्तृत हर जो पाँचों तरीके हैं उनके विषय में विस्तृत पढ़ेंगे। तो आइए आज हम नागरिकता संबंधी प्रावधानों की चर्चा करते हैं। भाग जैसा कि हमको सबसे पहले याद होना चाहिए कि भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक विस्तारित है। अच्छा, नागरिकता संबंधी अनुच्छेदों को पढ़ने से पहले आपके लिए जानना ये आवश्यक है कि भारत में किस तरीके की नागरिकता का प्रावधान है। तो पिछली क्लासों में मैंने आपको बताया है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। जैसा कि भारत अगर राज्य की बात की जाए, भारत एक संघीय राज्य है। भारत कैसा राज्य है? एक संघीय राज्य है जिसकी शक्तियाँ केंद्र और राज्य में बटी हुई हैं। केंद्र और राज्यों में बटी हुई हैं। लेकिन अगर नागरिकता की यहाँ पे बात की जाएगी, तो यहाँ पे सिर्फ़ एकल नागरिकता है। मतलब अगर आप केंद्र सरकार मतलब नागरिकता का मतलब केवल आप केंद्र सरकार के अधीन नागरिकता ग्रहण करते हैं। इसीलिए हमारी नागरिकता को भारतीय नागरिकता कहा जाता है। जबकि अन्य संघीय राष्ट्रों की अगर हम बात करें, जैसे अमेरिका, अगर हम अमेरिका का यहाँ पे उदाहरण लें, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहाँ आपको केंद्र से भी नागरिकता मिलती है और आप जिस राज्य के निवासी हैं, वहाँ की भी नागरिकता वहाँ पे मिलती है। लेकिन भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान? अगर आपसे यहाँ से बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में किस तरीके की नागरिकता का प्रावधान है, तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो उसी क्रम में सबसे पहले हम अनुच्छेद 5 के संबंध में पढ़ेंगे कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता का प्रावधान। 26 जनवरी 1950 जब भारत में संविधान लागू हुआ था, तो उस समय जो भी लोग थे वर्तमान में, उनकी नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 में किया गया है। यानी कि संविधान लागू यानी कि 26 जनवरी 1950 के समय जो भी लोग भारत में थे, उनकी नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 में किया गया है। जबकि बात अनुच्छेद 6 की जाए, तो पाक से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, यानी कि 2 राष्ट्र में भारत बँट गया था। तो जो भी लोग पाकिस्तान चले गए थे, उनके लिए एक शर्त रखी गई कि अगर 19 जुलाई 1948 तक अगर वो लोग भारत वापसी करते हैं, तो उनकी नागरिकता बनी रहेगी। उनको ऐसा कुछ था कि 6 माह के लिए भारत में रहना होगा और उसके बाद 6 माह के बाद उनकी नागरिकता पूर्व में उनकी नागरिकता भारतीय थी, वैसे ही वो पुनः उनको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अगर उसी क्रम में हम अनुच्छेद 7 की बात करें, तो जो लोग पाकिस्तान चले गए थे और 19 जुलाई 1948 तक मतलब भारत के बँटवारे के समय जो लोग पाकिस्तान चले गए थे और 19 जुलाई 1948 तक वो भारत में वापस नहीं आते हैं, उनकी नागरिकता समाप्त करने के प्रावधान, उनकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ऐसे प्रावधान अनुच्छेद 7 में दिए गए हैं। उसके बाद अगर बात हम अनुच्छेद 8 की करें, तो भारतीय मूल के ऐसे लोग जो विदेशों में रहते हैं, उनकी नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 8 में हमने क्या पढ़ा कि ऐसे लोग जो विदेशों में रहते हैं, जो मूल रूप से भारतीय हैं, लेकिन अब वर्तमान परिस्थितियों में विदेशों में रहते हैं, उनकी नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 8 के तहत दिया गया है। यहाँ पे आप ये याद रखिएगा, ऐसे लोग जो भारतीय मूल निवासी हैं, कहने का मतलब ये है कि जिनके माता-पिता या उनके अन्य कोई पूर्वज भारत के निवासी हैं, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में ये लोग विदेशों में रहते हैं, उनकी नागरिकता संबंधी प्रावधान किसमें किए गए हैं? अनुच्छेद 8 में किए गए हैं। अगर हम बात अनुच्छेद 9 की करें, जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, उनकी नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं, उनकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। उनकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 9 में किया गया है। फिर अनुच्छेद 10 में क्या गया है? नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। इसका मतलब क्या है कि कितने तरीके से भारत में नागरिकता के अधिकार बने रह सकते हैं। उसी क्रम में
अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है कि नागरिकता अधिकारों की निरंतरता, इसका मतलब ये है कि कितने तरीके से भारत में नागरिकता के अधिकार बने रह सकते हैं। इसी क्रम में हम 1955 के नागरिकता अधिनियम से 1955 के नागरिकता अधिनियम से मैं आपको आगे बताऊँगा कि कितने तरीके से भारत की नागरिकता बनी रह सकती है और इसका प्रावधान अनुच्छेद 10 में किया गया है। अगर बात अनुच्छेद 11 की जाए, तो अनुच्छेद 11 में लिखा गया है कि नागरिकता संबंधी सभी प्रकार के कानून बनाने, उनको संशोधन करने, इसका अधिकार किसके पास होगा? संसद के पास होगा। तो अनुच्छेद 11 के तहत आपको ये याद रखना है कि अनुच्छेद 11 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि भारतीय नागरिकता के संबंध में कोई कानून बनाना या उसमें किसी प्रकार का संशोधन करने की शक्ति या अधिकार किसके पास होगा? तो वह संसद के पास होगा। और यह किस अनुच्छेद में बात कही गई है? अनुच्छेद 11 में यह बात कही गई है। उसके बाद मैंने लिखा है कि नागरिकता अधिनियम 1955। फिलहाल अनुच्छेदों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए हैं। डायरेक्ट अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाएगा तो अगर आपको ये पॉइंट तैयार है तो मेरे हिसाब से आपका प्रश्न नहीं छूटेगा नागरिकता संबंधी प्रावधानों में। अगर हम बात नागरिकता अधिनियम 1955 की करें, अभी जब मैंने क्लास शुरू की थी वहाँ पे मैंने आपको बताया था, चूँकि नागरिकता अधिनियम 1955 बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। इसके संबंध में इस क्लास में पूरी तरीके से बता पाना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरे पास जगह कम बची थी। इसलिए मैं कल जब क्लास लूँगा तो उसमें मैं केवल नागरिकता संबंधी जो 1955 का अधिनियम है, इसी के संबंध में मैं आपसे चर्चा करूँगा और विस्तृत इसके संबंध में आपसे मैं विस्तृत चर्चा करूँगा। इसके प्रावधानों को विस्तृत रूप से मैं आपको बताऊँगा। लेकिन फिलहाल नागरिकता अधिनियम 1955 जो डायरेक्ट अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ लिया जाए यहाँ से, तो उसके संबंध में प्रावधान जो है मैंने यहाँ पे लिखे हैं और उसके संबंध में मैं आपको बता दूँ। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में एक बात कही गई कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कितने प्रकार की चर्चा की गई है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कितने प्रकार की चर्चा की गई है, तो अगर नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ये बात पूछी जाती है, तो हमारा जवाब हो जाएगा कि 5 तरीके से। नागरिकता अधिनियम 1955 लागू होने से पहले भारत में 4 तरीके से नागरिकता के प्रावधान थे, परंतु नागरिकता अधिनियम 1955 से 5 तरीके से कोई भी व्यक्ति भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकता है, यानी कि 5 तरीके हैं नागरिकता प्राप्त करने के। पहला है जन्म से। पहला क्या है? जन्म से। और अगर दूसरे की बात की जाए तो वंश परंपरा से, अगर तीसरे की बात की जाए तो पंजीकरण से, चौथे की बात की जाए तो देशीकरण से और पाँचवें की बात की जाए तो भूमि अर्जन से। पहला क्या है? जन्म से, दूसरा आपका लिखा वंश परंपरा से, तीसरा पंजीकरण से और चौथे की बात की जाए तो देशीकरण से और पाँचवाँ भूमि अर्जन से। तो अगर आपसे डायरेक्ट प्रश्न ये पूछा जाए कि नागरिकता अधिनियम 1955 से भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीकों की बात की गई है, तो 5 तरीके हैं। और अगर कभी-कभी आपको एग्जामिनर इस तरीके की निम्नलिखित में से कौन-सा तरीका भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नहीं है, तो जो 5 नाम मैंने लिखे हैं, इनमें से आपको वो 3 ऑप्शन देगा और चौथा कोई दूसरा दे देगा। तो वहाँ से आप अगर इन नामों को याद रखेंगे तो पकड़ सकते हैं। अच्छा, जो ये नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं, इनके संबंध में हम कल की क्लास में विस्तृत आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए उसके बाद हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके लिए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है और इस समय चर्चा में भी है। तो अगर चर्चा में है तो हो सकता है इससे एग्जामिनर आपकी परीक्षा में क्वेश्चन उठा ले। तो इसको आप बहुत साधारण शब्दों में आपको समझाऊँगा और आप समझ लीजिए कि 1955 के जो 1955 का भारतीय नागरिकता अधिनियम था, उसमें 2019 में कुछ संशोधन किए गए हैं। आपने उसके संबंध में बहुत सारे विवाद भी हुए हैं, तो आपने देखा होगा। तो उन विवादों की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन 1955 के नागरिकता अधिनियम में जो संशोधन किए गए हैं, उसके विषय में मैं आपसे यहाँ पे चर्चा करूँगा। तो जो 2019 में इसमें संशोधन किया गया तो उसका नाम क्या दिया गया? सीएए। आपने सीएए के बारे में सुना होगा। सीएए का फुल सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से एक तो ये उठ सकता है कि सीएए का फुल फॉर्म, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए किसी छोटे एग्जाम में कि सीएए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका मतलब है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 इसका पूरा नाम है। क्योंकि 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति द्वारा इस पे हस्ताक्षर किए गए थे। इस अधिनियम पे 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए अगर इसको अधिनियम बनने की बात की जाए, ये कानून कब बना, तो 10 जनवरी 2020 को जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, वो एक कानून बन गया। इसमें प्रावधान, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं कि आखिर जो ये संशोधन अधिनियम आया है 2019 में, इसमें किस तरीके के प्रावधान किए गए। तो अगर इसमें प्रावधान की बात की जाए तो इसमें कहा गया कि 31 दिसंबर 2014 इस डेट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
कि 31 दिसंबर 2014 से पूर्व 31 दिसंबर 2014 से पूर्व बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान किन इसमें ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें किन पड़ोसी देशों की बात की गई है? तो आपको बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से भारत आए हुए अल्पसंख्यकों का मतलब क्या होता है? जैसे अपने यहाँ अल्पसंख्यक कौन है? मुस्लिम, क्योंकि यहाँ उनकी आबादी कम है और हिंदू बहुसंख्यक हैं क्योंकि हिंदू की आबादी ज़्यादा है। इसी तरीके से जब बात हम अगर बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की करें, तो वहाँ पे चूँकि मुस्लिम तो बाहुल्य हैं, तो मुस्लिम वहाँ पे बहुसंख्यक हैं। लेकिन बात यहाँ पे अल्पसंख्यकों की गई है, तो इन देशों में जो भी अल्पसंख्यक हैं, जिनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई एवं जैन, यहाँ से आपसे क्वेश्चन उठ सकता है कि आखिर जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं अफ़गानिस्तान के किन धर्म के लोगों के विषय में बात कही गई है? तो जो अल्पसंख्यक हैं वहाँ के, जिसमें शामिल कौन-कौन है? हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई और जैन। इनके संबंध में बात यहाँ पे की गई, तो इसमें क्या कहा गया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से भारत आए अल्पसंख्यकों, इसमें हिंदू शामिल हैं, सिख शामिल हैं, बौद्ध शामिल हैं, पारसी शामिल हैं और जैन शामिल हैं और एक ईसाई शामिल है। तो को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 31 दिसंबर 2014 से पूर्व ऐसे लोग जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में अल्पसंख्यक हैं, जिसमें हिंदू, बौद्ध, पारसी, ईसाई, जैन और सिख को शामिल किया गया है। ऐसे लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले यदि भारत आ गए हैं, तो इनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मुस्लिमों को, अगर कोई मुस्लिम 31 दिसंबर 2014 या इससे पहले भारत आया है तो उसको अवैध प्रवासी माना जाएगा। जबकि क्योंकि अवैध मुस्लिमों को अवैध प्रवासी इसलिए माना जाएगा क्योंकि जिन हम राष्ट्रों की बात कर रहे हैं वो मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्र हैं, यानी कि वहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है इसलिए उनको वहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। जबकि जिन हम अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, चूँकि इन पे वहाँ पे क्रूरता की जाती है, इसलिए अगर ये 31 दिसंबर 2014 से पूर्व ये अल्पसंख्यक जिसमें हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, पारसी और बौद्ध शामिल हैं, यदि ये 31 दिसंबर 2014 से पूर्व भारत आए हैं, तो इनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और इनके निवास की शर्त 60 वर्ष के बजाय 5 वर्ष होगी। इसका मतलब ये है कि अगर ये 5 वर्ष तक, लगातार 5 वर्ष तक इन्होंने भारत में मतलब लगातार 5 वर्षों तक अगर ये भारत में रह रहे हैं, तो इनको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। इनको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। और ये प्रावधान 11 मार्च 2024 अभी अगर हम बात करें तो 11 मार्च 2024 को भारतीय सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए इसको लागू करने की घोषणा कर दी है और जो ये इसके संबंध में पोर्टल भी जारी किया गया है जिस पे अप्लाई करके नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो फिलहाल अगर 1955 के अधिनियम में जो संशोधन 2019 में किए गए हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया है, उसके संबंध में यही 3-4 वैसे अमेंडमेंट बहुत लंबा पढ़ने के लिए इसमें बहुत कुछ है। लेकिन आपकी परीक्षा के हिसाब से जो भी पॉइंट बन सकते थे मैंने आपको बता दिए। इसमें एक चीज़ आप ये याद रखना कि अगर डेट की बात की जाए तो 31 दिसंबर 2014 से पहले किसकी बात की गई है? अल्पसंख्यक जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी एवं सिख शामिल हैं। और अगर बात देशों की जाए कि किन देशों के विषय में चर्चा की गई है तो बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। तो इसके संबंध में जो भी प्रावधान बन सकते थे मैंने आपको बता दिए हैं। और कल की क्लास में जो ये नागरिकता अधिनियम है, आपका नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसके विषय में हम विगतवार पूरी क्लास हमारी कल इसी पे केंद्रित रहेगी और इसमें हम मेरा प्रयास रहेगा कि नागरिकता अधिनियम 1955 को आपको पढ़ा के और उसके बाद किस तरीके से नागरिकता का हनन हो जाता है, किस तरीके से हमारी नागरिकता छीन सकती है हमसे, इसके संबंध में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।